आपको बता दें 18वीं सेंचुरी में भारत का जो कपड़ा उद्योग था वो दुनिया भर में पॉपुलर था। यहाँ की जो क्वालिटी होती थी उसकी मिसालें दी जाती थी। आज भी ये तथ्य सोचने पर मजबूर कर देता है कि भारत की लगभग 42% से ज्यादा जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। वही 1920 में आया असहयोग आंदोलन, जिसमें जो है चरखा और खादी देश की पहचान बन गई। नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भारत की आर्थिक यात्रा की। इस यात्रा का शीर्षक है कृषि से स्वदेशी तक, भारत की आर्थिक यात्रा। ये कहानी सिर्फ अर्थव्यवस्था की नहीं है, बल्कि हमारी मेहनत, शोषण और जो संघर्ष हमने किया उसकी भी है। आइए जानते हैं कि कैसे हमारी जड़ें कृषि से जुड़ी हैं और फिर धीरे धीरे स्वदेशी आंदोलन तक पहुंच गई थी। भारत की असली ताकत हमेशा से एग्रीकल्चर यानी कृषि रहा है। शुरू में जब खेती होती थी तो साधन बहुत ही लिमिटेड थे, तो ज्यादातर किसान जो है बैल, हल, वर्षा वगैरह पे ही निर्भर रहते थे। फिर धीरे धीरे कुएं बने, नहरें निकली और जो हमारी आधुनिकता है, जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो बढ़ी। इससे क्या हुआ, खेती करना थोड़ा सा इजी हो गया उन लोग के लिए। आज भी ये तथ्य सोचने पर मजबूर कर देता है कि भारत की लगभग 42% से ज्यादा जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। यानी हमारे यहाँ जो रोजी रोटी और जो हमारी पहचान है वो सब कुछ खेती से ही जुड़ी है। लेकिन खेती सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है, कृषि ही उद्योग की नींव भी आगे चल के बनी। अब चलिए जानते हैं कैसे। कृषि ने भारत को सिर्फ अनाज ही नहीं दिया, बल्कि कपास, गन्ना और मसालों जैसे बहुत ही बहुमूल्य उपज भी दी। इन्हीं से इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई। लेकिन यहाँ से कहानी थोड़ी और दुखद भी हो जाती है। अंग्रेजों ने भारत को एक कच्चा माल बनाने वाला एक देश मान लिया। यहाँ से सामान लेके जाते थे और वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होता था, कपास, गन्ना, मसाले। लेकिन जो इनका उद्योग था वो भारत में लगा ही नहीं, बल्कि इंग्लैंड में जाकर वहां के जो कारखाने हैं वहां पे चला गया। आपको बता दें 18वीं सेंचुरी में भारत का जो कपड़ा उद्योग था वो दुनिया भर में पॉपुलर था। यहाँ की जो क्वालिटी होती थी उसकी मिसालें दी जाती थी। लेकिन भारत में असल में उस चीज को उसका कोई भी फायदा ही नहीं मिला। बुनकरों की कला और जो कपड़ों की जो गुणवत्ता थी उसकी मिसालें दी जाती थी, पर धीरे धीरे अंग्रेजों नीतियों ने और शोषण के कारण यही उद्योग जो है बर्बाद कर दिया गया पूरी तरीके से। और यहीं से असली अन्याय शुरू हुआ। मेहनत भारत की, लेकिन फायदा सिर्फ विदेशियों का हो रहा था। सोचिए, कपास जो है भारत की मिट्टी में उगता था, मेहनत हमारे किसानों की होती थी। लेकिन कपड़ा इंग्लैंड में बनता और वही भारत में महंगे दाम पर बेचा जाता था। मतलब रॉ मटेरियल सब कुछ हमारे यहाँ से जा रहा था, लेकिन मेन प्रोडक्शन वहां पे हो रहा था। किसान और कारीगर दोनों का शोषण हुआ। लेकिन अन्याय ज्यादा दिनों तक नहीं टिका, बल्कि शोषण से जन्म हुआ एक जागरण का। 1905 में विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। लोग समझ गए कि जब तक हम दूसरों पर निर्भर रहेंगे तब तक हमारी हालत नहीं सुधर पाएगी। यानी ये संघर्ष सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि आजादी की लड़ाई का हिस्सा भी बन चुका था। जैसा कि मैंने बताया, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ और इसके साथ स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत भी हुई। लोग विदेशी कपड़े छोड़कर अपने देश के बना हुआ सामान यानी स्वदेशी को अपनाने लगे। वही 1920 में आया असहयोग आंदोलन, जिसमें जो है चरखा और खादी देश की पहचान बन गई। हर गली मोहल्ले में चरखे की सरसराहट गूंजने लगी। वही 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में स्वदेशी की पुकार और भी ज्यादा तेज हो गई। गांधी जी का संदेश बहुत ही साफ था और क्लियर था, स्वदेशी अपनाओ और स्वराज पाओ। वही 1921 में खादी का जो उपयोग था वो लाखों लोगों का रोजगार बन गया था। यानी स्वदेशी सिर्फ नारा नहीं, बल्कि आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक आत्मनिर्भरता भी बन चुकी थी। लेकिन सवाल उठता है, क्या ये आजादी के बाद भी किसान सचमुच आजाद हो पाया? आइए जानते हैं अगली स्लाइड में। ये सब तो पुरानी बातें हो गई, अब जरा नजर डालते हैं आज की चुनौतियों पे। आज भी किसान के हालात पूरी तरह से बदले नहीं है। फर्क इतना है कि अंग्रेज चले गए, लेकिन शोषण का तरीका बदल गया। आज कुछ बड़ी कंपनियां बहुत ही सस्ता माल किसानों से खरीदती हैं और वही सामान ग्राहकों को महंगे दाम पर बेचती है। बीच के जो व्यापारी होते हैं और या जो कॉर्पोरेट कंपनीज होती हैं, वो असली जो मुनाफा होता है वो ले जाती है। नतीजा ये निकलता है कि किसान को उसकी मेहनत का सही दाम ही नहीं मिल पाता और ग्राहक भी मजबूर हो जाता है महंगा सामान खरीदने पर। यानी जो भारत का कृषि उद्योग है आज भी असमानता, इनइक्वालिटी से, शोषण से जूझ रहा है। तो सवाल है, क्या कोई ऐसा रास्ता है जो किसान और ग्राहकों को सीधा जोड़े बिना किसी बिचौलियों के? जी हाँ, यहाँ समाधान लेकर आया है एक स्वदेशी ऐप, ब्लू एरा। ये ऐप किसानों को सीधा ग्राहकों से जोड़ता है। इसमें बिचौलियों की कोई भी गुंजाइश ही नहीं होती। किसान को उसकी मेहनत का असली दाम मिलता है और ग्राहक को ताजा सामान भी मिलता है, वो भी सस्ते दाम में।
यानी ये सिर्फ ऐप नहीं बल्कि नए भारत का स्वदेशी रास्ता भी है। ऐसा रास्ता जो हमारे किसानों को सशक्त बनाएगा और ग्राहकों को भी सही मूल्य देगा। तो दोस्तों, यही है भारत की एग्रीकल्चर से लेकर स्वदेशी की आर्थिक यात्रा। बीते समय में हमने शोषण देखा, आंदोलन की ताकत देखी, स्वदेशी की अहमियत समझी। आज के दौर में ब्लू एरा जैसे प्लेटफॉर्म उसी स्वदेशी भावना को एक डिजिटल रूप में किसानों और जो कंज्यूमर्स हैं दोनों के लिए एक नई उम्मीद बनकर आ रहे हैं। अभी डाउनलोड करिए ब्लू एरा ऐप प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से और बनिए इस स्वदेशी मुहिम का हिस्सा। जय हिंद।